हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हमारे बीच दो गेस्ट बैठे हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में। हमारे बीच आज जो गेस्ट हैं वो एक्स रिटायर्ड सर्वे ऑफ इंडिया हैं। और ये एक सौभाग्य की बात है कि हमारे उत्तराखंड में सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। तो आज हम जानेंगे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में, यहाँ पर क्या क्या है, पर्यटन के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हैं, प्राकृतिक आपदाएं कैसे कैसे यहाँ पर लोगों को प्रभावित करती हैं और तमाम चीज़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस छोटी सी वीडियो की और जानते हैं इन भौगोलिक स्थितियों के बारे में। हम सबसे पहले अपने जो पहले गेस्ट हैं उनको माइक देना चाहेंगे और उनसे पूछना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और हमें बताइए कि आप उत्तराखंड के बारे में क्या जानते हैं। भट्ट जी। नमस्कार और प्रणाम। मेरा नाम विश्वेश्वर भट्ट है। मैं मूल रूप से रुद्रप्रयाग के जखोरी ब्लॉक के टाट गांव से संबंध रखता हूं और क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी के दौरान बहुत लंबे अरसे तक मेरे को यहाँ पर काम करना पड़ा, इसलिए मैं वर्तमान में देहरादून में ही निवास करता हूँ। आज का प्रश्न है कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति, वहाँ का पर्यटन, वहाँ का देशाटन, वहाँ की धार्मिक स्थिति और इसको देवभूमि क्यों कहा जाता है, और भौगोलिक स्थिति में मानसून का, और चाहे वो गर्मियों के मानसून हो चाहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो, उसका उत्तराखंड पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम बताएंगे। उत्तराखंड नाम से ही अपने को परिभाषित करता है। उत्तराखंड, उत्तर का खंड माने भारत, उसके उत्तर में जो भाग स्थित है उसे उत्तराखंड कहते हैं। वैसे तो इसमें हिमाचल और जम्मू कश्मीर पड़ता है, लेकिन उत्तराखंड अपने में एक विशेष है। और इसका जगत गुरु शंकराचार्य ने जब केदारनाथ को बसाया होगा, उस तब से यह स्थान बहुत ही तीर्थाटन के लिए हरिद्वार से, ऋषिकेश से, देवप्रयाग से और आगे चल करके बहुत ही प्रसिद्ध स्थान हो गया। अब यहाँ पर जो है कैसी स्थिति है, लोगों को व्यवसाय कैसे करना पड़ता है। देखो, किसी भी स्थान का वहाँ का व्यवसाय, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ का पर्यावरण पर निर्भर करता है। अब वो कैसे, वहाँ पर बारिश कैसे होती है, धूप कैसे होती है, गर्मी कैसी होती है। यहाँ पर जो है हम सौभाग्य की बात यह है, दोनों प्रकार के मानसून यहाँ पर आते हैं। मेडिटेरियन सी से, ब्लैक सी से और रेड सी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में प्रभावित करता है और लबालब पहाड़ियों को बर्फ से ढक देता है। और पूरे साल भर नदियों में ग्लेशियर में जमा पानी से ग्लेशियर पिघलता है और नदियां जो हैं पूरे उत्तराखंड को नहीं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सोनिया बिहार से तो पूरे दिल्ली वाले पानी पीते हैं इसी से। और जहां तक प्रश्न है, अब दूसरा गर्मियों का जो मानसून में अपनी परिभाषा है। ये गर्मियों जैसी ही पृथ्वी, हमारा दक्षिण एरिया, कोस्टल एरिया और दक्षिण के क्षेत्र में जो है बहुत गर्मी पड़ती है, तो क्या होता है, धरती वाला एरिया सूख जाता है और उसमें हल्का हो जाता है और बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर से जो है भाप से भरी हुई हवाएं किधर को जाती हैं, किधर कुछ हमारे पेनिनसुला में आती हैं और पूर्व लबालब पानी से बारिश कर देते हैं। वो कैसे, क्योंकि बीच में विंध्याचल, सतपुड़ा और नीलगिरी पर्वत पड़ते हैं और मानसून को रोक करके वहाँ बारिश करते हैं। और जैसे सीधा आगे जाते हैं बंगाल की खाड़ी में दोबारा रिचार्ज होकर के गारो खासी और जयंती की पहाड़ी पर टकराते हैं और उसके बाद वापिस आकर के बिहार में, नेपाल में, उत्तर प्रदेश में खूब बारिश करते हैं और इवन उत्तराखंड तक जो है इसकी खूब बारिश हो जाती है। अब जहाँ तक प्रश्न है अरावली पर्वत का, अरावली पर्वत जो है मानसूनी दिशा के पैरेलल में है। अब वो तो सबसे महंगा पर्वत है भाई, वहाँ तो सारे जितने भी महंगे पत्थर हैं वहीं पर होते हैं, मार्बल के पत्थर वहीं से मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर बारिश को नहीं रोक पाता। सीधा बारिश जो है 2400 किलोमीटर लंबा जो है हिमालय पर टकराते हैं और हिमालय पर्वत जो है कहीं पर 150 किलोमीटर, कहीं पर 600 किलोमीटर चौड़ा है और वहाँ पर टकरा करके बर्फ से हिमाच्छादित हो जाता है। इस प्रकार से उत्तराखंड जो है, अगर वो हिमालय के चारों भागों में, हिमाद्री, मध्य हिमालय हो गया और शिवालिक हो गया और तराई हो गया, ये चार भाग हैं। और हम देहरादून जो है शिवालिक क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ पर जो है
बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं जो लोग नैनीताल वगैरह, चक्रोता, मसूरी जो है, और यहाँ पर आकर के लोग गर्मी में इसका आनंद लेते हैं। भट्ट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उत्तराखंड के बारे में तमाम जानकारी हमें दी, तमाम भौगोलिक स्थितियां हमें बताई और तमाम तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल और नदियों के बारे में हमें जानकारी दी। अब मैं अपने सेकंड गेस्ट से निवेदन करूंगा कि आपके मन में अगर कोई प्रश्न है या आप कुछ भट्ट जी से पूछना चाहते हैं तो बेशक हो कि आप पूछिए, ताकि और जानकारी हम तक और हमारे व्यूअर तक, हमारे सब्सक्राइबर तक पहुंचे। तो अगली जो आवाज़ होगी वो हमारे सेकंड गेस्ट की होगी। आप बोलिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। भाई साहब ने बहुत कुछ हमें बताया उत्तराखंड के बारे में, उसकी भौगोलिक के बारे में। तो उनकी बातें सुन के मुझे कुछ क्वेश्चन याद आ रही है और मैं कुछ क्वेश्चन उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर भौगोलिक स्थिति ऐसा है तो जो क्वेश्चन मैं पूछूंगी उससे हमारा और भी ज़्यादा ज्ञानवर्धक होगा और उससे हम उत्तराखंड को और भी ज़्यादा अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन भाई साहब से या सर से है, उत्तराखंड भारत के किस भू आकृतिक क्षेत्र में स्थित है? उत्तराखंड जो है भारत के उत्तर में स्थित है, क्योंकि उसका नाम ही बताता है उत्तराखंड, माने उत्तर का खंड। उत्तर की तरफ जो प्रदेश पड़ता है वो उत्तराखंड हो गया है। और उत्तराखंड की सबसे पहचान जो है हमारे 4 धामों से है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और 5वां हेमकुंड साहब, जहाँ पर सिख लोग जाते हैं और उनका पवित्र तीर्थ स्थल है, वहाँ पर लोग यात्रा करते हैं और अपना पुण्य कमाते हैं। अब हमारी दूसरी क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है? जहाँ तक उत्तराखंड की सीमा देशों के हिसाब से बोलो, हाँ, देशों के हिसाब से तो तिब्बत से हो गया, नेपाल से हो गया, पाकिस्तान से हो गया, अफगानिस्तान से हो गया, और कहते हैं कि रूस का भी छोटा कोना वहाँ पर मिलता है, कोई कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान का कोई छोटा सा टुकड़ा वहाँ पर मिलता है, उसे बोलते हैं। और जहाँ तक हमारे भारतीय स्टेट की बात है, हमारे भारतीय राज्यों की बात है, तो वहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया और उत्तर प्रदेश जो है ये मुख्य इसके बॉर्डर करते हैं, और इनसे जो है हमारे उत्तराखंड का बॉर्डर शेयर करते हैं। आगे क्वेश्चन है, उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहते हैं? उत्तराखंड को देवभूमि जो है आज से 500 साल पहले जो है वेद व्यास जी ने वहाँ पर जो है जब हमारे शास्त्रों के वेदों की रचना करी थी, तो उन्होंने जो है यहाँ पर गणेश जी के द्वारा जो है वहीं पर कहते हैं मोर पंख से जो है उनको पूरे किताब वहाँ पर लिखा गया था। यहाँ पर देवभूमि के कई कारण हैं। कहते हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव पांचों जो है पांडव जो है बद्रीनाथ से आगे स्वर्गारोहण से होते वो स्वर्गलोक को चले गए थे, और स्वर्गलोक को जाकर के उन्होंने अपना अंतिम समय वहाँ पर बिताया था। वहाँ पर कई प्रकार की झील हैं जहाँ पर वो नहाए थे, जहाँ पर वो रहे थे, और वहीं से जो है तब उसके बाद जो है जहाँ तक सवाल है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी मिलती है। जहाँ यहाँ पर हम एक स्पष्टीकरण कहते हैं, राजा भगीरथ ने अपने पुरखों के उद्धार के लिए 10,000 वर्ष तक तपस्या करी थी, और गंगा को जो है स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे, और जब स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे, कहते हैं 1 बूंद पानी आया था, और लेकिन वो शिव जी उस बात से नाराज हुए थे, और वो 1 बूंद शिव जी की जटा में रह गई, वो वहीं रुक गई। अगर कहते हैं अगर पूरी नदी आ जाती तो बह जाता, तो शिव जी ने जो है थोड़ा सा 1 बूंद आगे दिया, और वो राजा भगीरथ के पुरखों के लिए उन पार करने के लिए, उनके उद्धार के लिए वो गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकल करके और सीधा ये जो है देवप्रयाग तक आती है, और देवप्रयाग से आगे ही ये क्या भागीरथी, और इसीलिए उसका नाम, नदी का नाम भी भागीरथी है, क्योंकि भागीरथ नदी की तपस्या से ही वो नदी भागीरथी के नाम से आ जाती है। और देवप्रयाग में जो है वो भागीरथी नदी जो है अलग गंगा में मिल जाती है, और वहीं से गंगा का शुरू होता है, जो कि आगे ऋषिकेश हरिद्वार से होते हुए और पूरा गंगा सागर तक मिल जाती है। अब चौथी क्वेश्चन है, राज्य के 2 प्रमुख भौगोलिक भाग कौन कौन सा है? यहाँ तक उत्तराखंड में पॉलिटिकल जो है राजनीतिक दृष्टि से इसको 2 भागों में बांटा जाया गया है, एक कुमाऊं मंडल हो गया और एक गढ़वाल मंडल हो गया। उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये
शासन की सुविधा के लिए छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। वो स्टेट को भी बांटा जाता है, तहसील को भी बांटा जाता है, डिस्ट्रिक्ट को भी बांटा जाता है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन अपने मतलब राजनीतिक दृष्टि से मतलब यह है शासन की सुविधा के लिए इसको 2 भागों में कुमाऊं मंडल तथा गढ़वाल मंडल में बांटा गया है, और जो कि आज बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। दोनों तरफ बहुत अच्छी तरह विकसित हो रहे हैं, और हमारे यहाँ देशाटन पर्यटन हुआ और तीर्थाटन हो गया, सभी अच्छी तरह से चल रहे हैं। आजकल के महीने में जो है भादव, आजकल जो है अभी कुछ ही दिन पहले से फूलों की घाटी शुरू हो गई है, और देश विदेश से वहाँ पर यात्री आ रहे हैं, उन फूलों को देख रहे हैं और विभिन्न प्रकार फूलों का आनंद ले रहे हैं। और एक फूलों की घाटी भी एक पर्यटन स्थल है। ओली में जो है स्कीइंग होती है, और दायरा बुग्याल में हो गया, पिंडर बुग्याल में हो गया। इस बुग्याल में लोग के बड़े लंबे चौड़े समतल जो है चारागाह है, उनको देखते ही बनता है। अब सरकार ने वहाँ पर ट्रैक बना दिए हैं, बीच चारागाह में कोई नहीं जा सकता है, और बहुत ही खूबसूरत बना दिया उनको घूमने के लिए। अब 5वां जो क्वेश्चन मेरा है वह उत्तराखंड में प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? उत्तराखंड में प्रमुख नदियां जो है गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है। इधर केदारनाथ के पास, बद्रीनाथ के पास से जो है अलकनंदा नदी, पिंडर घाटी से पिंडर नदी निकलती है, और उधर लेमन से जो है लेमन ग्लेशियर से जो है वो निकलती है, गौरी गंगा निकलती है। उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं? प्रमुख ये ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, यमुनोत्री ग्लेशियर हो गया, और इधर से ये है इसका कुमाऊं में हाँ पिंडर ग्लेशियर हो गया। अच्छा, और भी हो पिंडर ग्लेशियर और मिलान ग्लेशियर। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, किस प्रकार की भौगोलिक स्थिति से पर्यटन को बढ़ावा देती है? अब देखो, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से जो पुराने समय में था, पहले जो है आप मानिए कि ऋषिकेश से लेकर के केदारनाथ बद्रीनाथ की जब यात्रा होती थी, खच्चरों के ऊपर होती थी, घोड़ों के ऊपर होती थी, और लोग डंडी कंडी से पीठ पर ले जाया करते थे। वो भी एक विषम स्थिति थी, लोगों को बड़ी परेशानी होती थी, यात्रा करने वालों को भी और ढोने वालों को भी। धीरे धीरे करके वहाँ पर मोटर गाड़ियाँ चली और वो खत्म हो गई। जो डंडी कंडी और घोड़ा खच्चर वाला हिसाब खत्म हो गया, वो सिर्फ अब गौरीकुंड से केदारनाथ ही है। अब जहाँ तक प्रश्न हो गया, अब नई स्थिति के अनुसार जो है सरकार ने यहाँ पर जो है हवाई सर्विस शुरू कर दी है, और इससे सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक 124 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछ रही है, जिसमें जो है 8 स्टेशन होंगे, और इसमें क्या है 19 सुरंगें और पुल होंगे, जिस पर से जाकर के मात्र 124 किलोमीटर की यात्रा 4.5 घंटे में तय हो जाएगी, और लोगों को पर्यटन का भी आनंद आएगा, और लोगों को तीर्थाटन का भी आनंद आएगा। पर्यटन वाले पर्यटन का लुत्फ लेंगे, पिंडर घाटी की तरफ जाएंगे, और जो तीर्थाटन वाले हैं वो रुद्रप्रयाग से केदारनाथ चले जाएंगे, कर्णप्रयाग से कहाँ चले जाएंगे, बद्रीनाथ चले जाएंगे। दोनों के लिए सुविधा हो जाएगी, कोई उल्टी नहीं होगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई पूरी फैसिलिटी मिलेगी। उसके अंदर विशेष प्रकार के ट्रेन की बोगियां तैयार करी जा रही हैं, और जो उसको 4 घंटे में आना जाना हो जाएगा। और मुख्य रूप से वहाँ पर जो है सामान की आज जो है सब्जियां, वहाँ के खाने के सामान जो है, रसद सामग्री जो है लोगों को ट्रकों में ले जानी पड़ती है, टूट फूट हो जाती है। उसके बाद ट्रेन से सुरक्षित कर्णप्रयाग चले जाएंगे, रुद्रप्रयाग चले जाएंगे, देवप्रयाग चले जाएगा, क्या नाम कहते हैं, श्रीनगर चले जाएंगे। आराम से लोग जो है सही समय में, कम समय में ज़्यादा सुविधा उनको मिल जाएगी। हाँ, पैसा तो लगेगा भाई, लेकिन सुविधा मिल जाएगी, आराम मिल जाएगी। जैसे आप देखो, कहीं रेलवे करते हैं, हम रेलवे में यहाँ से जाते हैं, अगर यहाँ से हम उड़ीसा में जाते हैं तो वहाँ 22 घंटे लगते हैं, और यहाँ से अगर उड़ीसा अगर माना हम ट्रेन हवाई जहाज में जाएंगे 2-2.5 घंटे में सफर पूरा हो जाता है। तो ये सुविधा हो जाती है। इसलिए जो है अब हम ये कहे हैं कि पुराने अपनी जगह था, अब नया वाला अपनी जगह। लेकिन नया वाला भाई आजकल का बच्चा जो है वो लिविंग स्टाइल को, लिविंग स्टैंडर्ड को बहुत हाई प्रोफाइल देखना चाहता है, इसलिए वो ट्रेन और हवाई जहाज को वो प्रेफर करेगा। मेरा 7वां क्वेश्चन ये है, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के कारण कौन कौन सी आपदाएं देखने को मिलती है? देखो जी, आपदा तो वहाँ हर 24 आवर्स है। आपको जैसे पता ही है कि हमारी पृथ्वी के अंदर इंटरनल फोर्स जो काम करता है वो पहाड़ को ऊपर को उठाता है,
और जो है कभी कोई भी बड़ा पहाड़ जब उठेगा ऊपर को कभी भी नीचे गिर सकता है, कहीं कोई बड़ा पहाड़ गिर सकता है। और वो होता है 100 साल 200 साल 400 साल जो है हमारी लाइफ तो 60-70 साल में कुछ भी नहीं देख पाते हैं, हमारे बाल बराबर नहीं हो पाता। लेकिन अभी 2013 में देखा होगा आपने, वो चौराबाड़ी ताल वो जो है ऊपर से टूट गया और जो है ग्लेशियर टूटने से ऊपर से वो तार फट गया और पूरा केदारनाथ से लेकर के और पूरा ये समझ लो गौरीकुंड से लेकर के सोनप्रयाग से गुप्त काशी के लेकर भीड़ हो गया, चंद्रपुरी हो गया, तिलबड़ा हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, इवन श्रीनगर तक उसका असर पड़ा। और सरकारी आंकड़ों से और व्यक्तिगत आंकड़ों से ऐसा पता चलता है बहुत बड़ी त्रासदी हुई। इवन आप यकीन करें कि हम जब वहाँ पर जो है हमारे भाई बंद जब वहाँ पर जिन्होंने सड़क के किनारे घर बना रखे थे, पूरी सड़क पानी से लबालब हो जाती, पूरी गाड़ियाँ तैर करके आ रही थी, टायर करके आ रहे थे, इतनी बड़ी त्रासदी हुई। लेकिन सरकार ने पूरे परिश्रम करके पूरी मेहनत करके उसको रिस्टैब्लिश कर दिया है, केदारनाथ को पूरा सही ढंग से दोबारा बनाया जाए, यात्रा की पूरी सुविधा होती है और देश देशांतर के लोग अपने आस्था के लिए और अपने अच्छे भाव के लिए वहाँ पर अभी भी आ रहे हैं। इस प्रकार कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपको सवाल है, हमेशा उत्तराखंड क्योंकि यंग फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन का मतलब यह है कि ये नई माउंटेन है, अभी ये तो कभी भी फूट सकते हैं, कहीं पर भी कुछ हो सकता है इसको। अभी उनको 2-4 लाख ही साल हुए, लाख होने हुए, ये ऐसा नहीं लाखों साल जो है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन जो है 6-8 लाख साल पुराने हैं, ये हमारे 3-4 लाख साल पुराने हैं, तब भी इसको नाम जो है यंग फोल्ड माउंटेन है। आपने साउथ में देखे होंगे वो ओल्ड माउंटेन जो है काला पत्थर होता है, और जो आपने वो देखा अरावली पर्वत देखा है उसमें इग्नेस माउंटेन से इग्नेस रॉक से बना हुआ है और इग्नेस रॉक से जमीन के अंदर हुए प्योर वाला जो वो इग्नेस लावा निकला उससे वो बने हुए और बहुत ही महंगे पत्थर वहाँ पर से निकलते हैं। तो अलग अलग की विषम स्थिति अलग अलग है। लेकिन जहाँ तक उत्तराखंड की बात है वहाँ हमेशा होता रहेगा, हो क्या आया यहाँ तो परेशानी तो होगी। अब मेरी नवा क्वेश्चन है कि भूकंप के संदर्भ में उत्तराखंड किस जोन में आता है? देखिए बहुत ही सेंसिटिव जोन है। आप देखते हो उत्तराखंड को अगर बोलेंगे हम ना तो ये क्या है, वो यूरेशिया प्लेट और इंडियन दोनों प्लेट आपस में टकराती हैं। अब यहाँ जो है फॉल्ट है, यहाँ पर फॉल्ट ये कहाँ से शुरू हो जाता है, वो अफगानिस्तान से लेकर के इधर पाकिस्तान से नॉर्थ से लेकर के जम्मू उत्तराखंड के जम्मू कश्मीर से लेकर के नेपाल से लेकर अरुणाचल प्रदेश है। और जब ये फॉल्ट आपस में टकराएंगे तो स्वतः ही हलचल होगी। इसलिए उसको जोन 4 और 5 में कैटेगराइज कराया गया है। सिस्मोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जोन 4 और जोन 5 में इसको कैटेगराइज कराया गया है। और हमेशा यहाँ पर भूकंप आएंगे क्योंकि 1905 का भूकंप जो है बहुत सबसे बड़ा खतरनाक भूकंप था। कितनी बड़ी तबाही हो गई थी, पूरा हिमाचल बर्बाद हो गया था 1905 के भूकंप से। बड़ा सबसे खतरनाक भूकंप था, बड़ी त्रासदी हो गई थी। तो हमने 100-200 साल का इतिहास, 400 साल का इतिहास मालूम है, उससे आगे पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। बड़ी बड़ी त्रासदियां होती हैं। उसका एविडेंस ये है कि बड़े पहाड़ टूटे, अंदर से फटे हुए हैं पहाड़, टूटे हुए हैं पहाड़, तो कोई कारण तो होगा, कभी कोई भूकंप आया होगा। इसलिए ये है ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है क्योंकि ऊपर से यंग फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है और नीचे से प्लेट टकराती हैं और ऊपर से यंग फोल्ड माउंटेन है, तो वो तो टूटेगा ही टूटेगा, ये बात। थैंक यू सो मच भाई साहब, आपने हमको बहुत जानकारी दी और हमें बहुत जानकारी मिली आपसे उत्तराखंड के बारे में, उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, प्रणाम।